नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का 5 सितंबर एडिशन का कंप्लीट एनालिसिस। और इस एनालिसिस का अगर आपको समरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस से। दोस्तों, चाइना अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। देखिए, हमारे यहाँ G20 समिट की मीटिंग चल रही है और अब G20 समिट का फाइनल स्टेज आ रहा है, जहाँ पे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं अलग अलग कंट्रीज़ के G20 के, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और जो चाइना के जो प्रीमियर हैं, जो प्राइम चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भैया डिसाइड किया कि वो ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा होता रहता है। जब भी चाइना देखता है कि भैया इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, इंडिया का मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, इंडिया का जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी ऐसा काम इंडिया कर रही है जिससे इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ता है, तो चाइना को बहुत मिर्ची लगती है। और चाइना कोशिश करता है कि ऐसे सारे जो प्रयास इंडिया के हैं सबको सैबोटेज कर दिया जाए। और इसी प्रयास में भैया चाइनीज जो प्रेसिडेंट है वो अब इंडिया G20 अटेंड नहीं करने आएंगे। उसकी जगह उनके जो प्रीमियर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ली कियांग वो आएंगे। और ली कियांग एक डेलीगेशन लेके आएंगे। देखिए, लेकिन दोस्तों, इसका कोई भी रीज़न चाइना की जो एम्बेसी है उसने नहीं बताया। चाइना के ऑफिशियल्स ने इसका कोई रीज़न नहीं बताया कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहा है। बस भैया हम नहीं आएंगे, इंडिया में हो रहा है इसलिए हम नहीं आएंगे। शायद यही रीज़न है, क्योंकि चाइनीज़ जब भी इंडिया कोई ऐसा सबमिट करती है, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेती है, तो चाइना उसको हमेशा ब्लॉक करने की कोशिश करती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि यूएनएससी में जब इंडिया जब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं टेररिस्ट, उनको बैन करने की बात करती है तो चाइना हमेशा वीटो कर देती है उसको। सब लोग सपोर्ट करते हैं, बस चाइना वीटो कर देती है। और उसके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो बहुत उलूल जुलूल होते हैं, बहुत अजीब तरीके के होते हैं, जो जिसे माना नहीं जा सकता। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब इंडिया के अगेंस्ट होता है। ना सिर्फ इतना दोस्तों, जो G20 का लोगो है, जिसमें इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम का वसुधैव वासुदेवः कुटुंबकम का जो लोगो लगाया है, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसको भी चाइना उसका अगेंस्ट कर रही है। चाइना उसके अगेंस्ट क्यों है? चाइना ये कह रही है कि भैया संस्कृत टर्म जो है, संस्कृत टर्म एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की लोगों के लिए संस्कृत टर्म यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इससे आप अपने कल्चर को, अपनी अपनी संस्कृति को वर्ल्ड लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि G20 के नियम के अनुसार है। अब दोस्तों, इसमें भी अब इसमें और कोई कंट्री ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी आपको बता दें। इसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना ऑब्जेक्ट कर रही है। दोस्तों, न सिर्फ यही, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इस साल के G20 में गले की हड्डी बने हुए हैं, हिकअप्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट कम्यून है, मतलब एक लास्ट में स्टेटमेंट जारी किया जाता है जिसमें सारी कंट्रीज़ की सहमति होती है, और उस स्टेटमेंट को पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, जिसे हम जॉइंट कम्यून कहते हैं। और वो एक मतलब वो एक कॉग्निजेंस दिखाता है जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं और उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है, और उस पे सहमति दिखाता है कि सारे कंट्रीज़ पे इन 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 मुद्दों पे सहमति बनी है, और उसी को जॉइंट कम्यून कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति है इस वाले G20 में, उसमें जॉइंट कम्यून में सहमति दोस्तों नहीं बन पा रही है। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे जो कंट्रीज़ हैं वो सहमत नहीं हो रही हैं। वो क्या क्या मुद्दे हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले मुद्दा है यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन वॉर पे दोस्तों, चाइना और रशिया जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया ये जो लैंग्वेज है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको यूक्रेन वॉर को इसमें इस जॉइंट कम्यून में से हटा दिया जाए। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इसको हटाने के पक्ष में नहीं है, और यहीं पे दोस्तों डेडलॉक बन गया है। अब चाइना रशिया चाह रही है इसको हटाया जाए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहती है नहीं हटाया जाए, और उसकी लैंग्वेज और कड़ी की जाए। तो एक तरह से देख सकते हैं दोस्तों, ये एक रिफ्ट बन चुका है जिसे इंडिया को ब्रोकर करना है। इंडिया को ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालना है, इंडिया के जो शेरपास हैं, कि ये जॉइंट कम्यून भी जारी हो जाए और इनको ऑब्जेक्शन भी ना हो। दूसरा दोस्तों जो मुद्दा है वो है क्लाइमेट फिनेंसिंग का। दोस्तों, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत सारा जो क्लाइमेट फिनेंसिंग टारगेट
जो डेवलप्ड कंट्री ने कमिट किया था, अलग अलग जो UN ट्रिपल एफ सी के जो जो मीटिंग्स होते रहते हैं उसमें जो अलग अलग फंडिंग का जो जो डेवलप्ड कंट्री कमिटमेंट करती हैं वो डेवलप्ड कंट्री ने पूरा नहीं किया है। और वो जो फंडिंग है वो दैट इज अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। मतलब इतनी पेमेंट बची हुई है, ये अभी डेवलप्ड कंट्री क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम पे अभी तक उन्होंने नहीं की है। और इसी पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री ये फाइनेंस रिलीज करें, और जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट्स हैं उससे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में उसको उनकी हेल्प करें। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज पे राजी नहीं हो रहे हैं। तीसरी जो बात है दोस्तों वो है एमिशन टारगेटिंग पे, एमिशन कट टारगेट पे। देखिए डेवलप्ड कंट्री कह रही हैं कि जैसे कंट्रीज जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये सारे कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ़ की कंट्री हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, ये लोग भैया अपना जो एमिशन है वो एक फेज्ड मैनर में 2030 तक कम करें, कटिंग करें इसकी, और 2045 तक उसको नॉर्मलाइज कर दें, एकदम कम कर दें, और या तो ज़ीरो के पॉइंट पे लेते हैं। तो इस पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि भैया हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग है, हम फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, खासकर जो जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं वो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट भी करती हैं, ये उनकी इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। तो और इंडिया, चाइना जैसी जो कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, वो भाई फॉसिल फ्यूल पे भी मैक्सिमम जो पावर जनरेशन उनका होता है वो कोल से होता है। तो एमिशन कटिंग की बात अगर इनसे की जाएगी तो इनको को फॉसिल फ्यूल या कोल से स्विच करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाना होगा। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी डेवलप नहीं हुआ है वहाँ पे, और अभी रिन्यूएबल रिसोर्स का जो हिस्सा है टोटल पावर जनरेशन में वो काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से जो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं वो इसका, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और इस पे भी आम सहमति नहीं बन पाई है। तो ये 3 मुद्दे बेसिक मुद्दे थे। उसके अलावा जो 2 मुद्दे मैंने आपको बताए, यूक्रेन वॉर और वसुदेव कुटुंबकम का जो लोगो है वो, ये सारी जो हैं वो सब्जेक्ट ऑफ स्ट्राइव रिफ्ट अभी भी G20 प्रेसिडेंसी में बनी हुई है। और अब ये नया शगुफा आया है कि जी जिनपिंग G20 की मीटिंग में नहीं आएंगे। वहाँ वो चाइना हवाला दे रही कि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, G20 के मीटिंग्स में वर्ल्ड लीडर्स नहीं आए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी जिनपिंग के अलावा व्लादिमीर पुतिन और जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, वो अपना अपना रीज़न उन्होंने बताया है। तो दोस्तों ये बात थी। लेकिन अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि क्या जी जिनपिंग की इन हरकतों का भारत को जवाब देना चाहिए? मेरा ये कहना है दोस्तों, बिल्कुल देना चाहिए। हमें भी, हमारे देश को भी इस तरह की कोई इनिशिएटिव अगर चाइना उठाता है अपने देश में, तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर चले जाएँ, डिफेंस मिनिस्टर चले जाएँ, और कोई मिनिस्टर चले जाएँ, प्रेसिडेंट चले जाएँ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है। और उनको स्टर्न मैसेज देना होगा कि अब इंडिया चाइना के बराबर है, उससे कम नहीं है, उसे हल्के में लेने की गलती चाइना ना करे। और ख़ासकर 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद अब ये बातें क्लियर होने लगी है कि अब इंडिया 1962 का इंडिया नहीं रह गया कि चाइना जिसको हेकड़ी दिखाएगा और उसको उसके लैंड पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब ये 2023 का इंडिया है, और ये अपनी ज़मीन को न सिर्फ बचाएगा, चाइना के किसी भी मिस एडवेंचर को अब इंडिया पनिश करने के लिए केपेबल है। तो ये सारी बातें हो सकता है चाइना को भी पता है, इसीलिए नेगोशिएशंस के द्वार जो होते हैं वो खुले रहते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें चाइना बीच बीच में करता रहता है, जिससे कि इंडियन सेंटिमेंट्स इन्वोक होते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये आप PDF में इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हिमालयन स्टेट हैं, 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, उनमें बहुत सारी त्रासदी आई, लैंडस्लाइड्स हुए, फ्लडिंग हुई, ज़मीन में क्रैक्स पड़ गए। तो ये सारे जो नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, ये दर्शाते हैं कि भैया जो 13 हिल स्टेट्स हैं वहाँ जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब कहने का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल है। और अनसस्टेनेबल होने की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, वो अब एक्सीड कर गई है। और इसीलिए इस कैरिंग कैपेसिटी को नापने के लिए, इसको जांचने के लिए 13 लोगों की कमेटी बनाई गई है। और ये 13 लोगों की कमेटी ये देखेंगे कि जो
13 हिमालयन स्टेट्स हैं वो क्या अपनी कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ चुके हैं, आगे चले गए हैं, और अगर ऐसा है तो वहाँ पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कैसा किया जाए कि ये जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे और वहाँ टूरिज़्म सस्टेनेबली जो है वो टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए एक 13 मेंबर पैनल बनाया गया है और हमारी जो गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पैनल को गठित किया है और उसने सुप्रीम कोर्ट से मदद भी मांगी है कि भैया जिन सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे इन 13 स्टेट्स को कि ये इस कमेटी में हिस्सा लें और इस कमेटी में न सिर्फ हिस्सा लें, एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाए कि जिससे इन हिली स्टेट्स को ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए डेवलपमेंट के नाम पे और ये जो त्रासदी आती है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जो त्रासदियां हैं वो बहुत ही एसेंचुएट हो गई हैं, बहुत ही बढ़ गई हैं, उससे काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है और फ्यूचर में वो और भी बढ़ने वाली हैं। गर्मियों के समय में, बारिश के समय में वहाँ टूरिज़्म चरम पे होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो लैंड स्लाइड्स की वजह से, हिल टॉप स्लाइड्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी भी जान पे खतरा आ जाता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है अब ये 13 मेंबर्स की कमेटी बना रही है और उसको पे एससी का भी इंटरवेंशन चाहती है कि ये 13 जो स्टेट्स हैं उनमें उनके मेंबर्स आएँ इन कमेटी में और एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि कैसे सस्टेनेबली वहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए, जिससे कि वहाँ की जो इकोलॉजी है उस पे इफ़ेक्ट ना पड़े और जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको कंजर्व और मेंटेन किया जा सके। ये सारी बातें भी दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारा पीडीएफ डाउनलोड करके। देखिए दोस्तों अब आते हैं हम एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे देखिए दोस्तों शशि थरूर जी हैं, ये मेरे फेवरेट कॉलमनिस्ट हैं, इनकी बुक्स भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें वन नेशन वन इलेक्शन पे बोली हैं। हालांकि ये कांग्रेस के हैं तो इन्होंने डेफिनेटली इसका अपोजिशन ही लिखा है, बैलेंस बातें नहीं बोली हैं, इसके विरोध में बातें बोली हैं। तो उन बातों को हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ये बता रही है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उससे कॉस्ट सेव होगा, तो इन्होंने कहा है कि कॉस्ट इससे सेविंग नहीं होगी, क्योंकि वन नेशन अगर स्टेट और यूनियन का इलेक्शन हम एक साथ करते हैं तो उस पर काफ़ी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन में ही चली जाएगी, तो इससे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे जब स्टेट्स के इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो एक समय पे एक स्टेट या दो स्टेट का इलेक्शन होता है तो वहीं की जो मशीनरी है उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है इलेक्शन में, ना कि पूरे देश की मशीनरी इलेक्शन में लग जाती है। तो जब लोकलाइज्ड मशीनरी को हम स्टेट इलेक्शन में लगाते हैं तो पूरे देश में जैसी जो व्यवस्था है वो नॉर्मली चलती रहती है और इससे खर्चा कम आता है। तो अगर ये गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम कॉस्ट कटिंग के लिए वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करने जा रहे हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा शशि थरूर जी कह रहे हैं। उसके बाद शशि थरूर जी का ये भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये जो मुद्दा है, ये जो अभी जीवंत मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। जीवंत मुद्दे में इन्होंने क्या क्या बोला है कि जो चाइना इनकर्शन कर रहा है बॉर्डर पे और जो जी जिनपिंग मीटिंग स्किप कर रहे हैं, तो ये सारे बड़े मुद्दे हैं। ये सारे हमारे जो हमारा क्लाउड है, इंटरनेशनल क्लाउड है, उसको चैलेंज करने वाले मुद्दे हैं। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो फेडरलिज्म पे चोट है इंडिया के। फेडरलिज्म क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं और जो हमारे सेंटर के इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग मुद्दे पे लड़े जाते हैं। तो जब स्टेट का मुद्दा अलग होगा, सेंटर का मुद्दा अलग होगा, तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो जीवंत रहेगा, मतलब वो अलाइव रहेगा। स्टेट में अगर स्टेट के मुद्दों पे लड़ा जाएगा तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो आएंगी, सेंटर जो नेशनल मुद्दों पे है उस पर इलेक्शन लड़ती है, तो उसमें स्टेट पार्टियां सेंटर को कम्पीट नहीं कर पाती हैं स्टेट में, और सेंटर जो है जो वहाँ के कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें ज़्यादा सीट्स ले जाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में दोस्तों देखिए अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी के पास मात्र 77 सीट्स आए थे और तृणमूल कांग्रेस 200 प्लस सीट्स जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन जब 2019 में दोस्तों जब इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के 2019 में, तो बीजेपी लगभग
20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और तृणमूल कांग्रेस 18 पे ही सिमट गई थी, मतलब बीजेपी वहाँ ज़्यादा सीट्स पा गई थी। अभी क्या स्टेटस है, बाई इलेक्शंस की वजह से कुछ समीकरण बदले हैं, वो चेंज हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन उस समय का यही था कि बीजेपी ने पूरा इनको इनको नेशनल इलेक्शन में पूरा चैलेंज किया था, चैलेंजिंग मोड में आ गई थी। तो इससे ये साबित होता है कि दोस्तों नेशनल मुद्दे और स्टेट के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा और ये दोनों एक साथ होंगे तो इंटर मिक्सिंग हो सकती है, और जिससे नेशनल पार्टीज को फायदा होगा। और नेशनल पार्टीज एक वेव के थ्रू, जो जैसे मोदी वेव हो गया, या फिर कोई ऐसा नेशनल मुद्दा जो कि इंडियन सेंटिमेंट्स को पे बहुत अपील करता है, ऐसा कोई मुद्दा अगर उस समय आता है तो स्टेट इलेक्शंस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बालाकोट स्ट्राइक जो था, बालाकोट स्ट्राइक, अगर अगर बालाकोट स्ट्राइक के समय स्टेट में भी इलेक्शंस होते रहते तो डेफिनेटली दोस्तों, ये चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे केरल हो, उस समय सेंटिमेंट्स इतने हाई थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे कि वहाँ भी काफ़ी इलेक्शन से काफ़ी फायदा हो जाता गवर्नमेंट्स को, बीजेपी गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता। तो इससे फेडरलिज्म पे एक चोट पहुंचेगा, ऐसा शशि थरूर जी का मानना है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये और भी बातें इसमें कहते हैं कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो है, न सिर्फ फेडरलिज्म पे चोट है, ये एक बीजेपी का एजेंडा भी है। ये इनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें लाने से जो पावर है वो बीजेपी सेंट्रलाइज्ड करना चाहती है, पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है, और अगर इस तरह ऐसा करेगी तो जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो यूनिलैटरलिज्म की तरफ चला जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि इससे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में दोस्तों अनसर्टेनिटी आ जाएगी, स्टेट में डिसोल्यूशन हो जाएगा, उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएंगी, ये जो कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है दोस्तों तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बीच में ही रिजाइन करना पड़ जाएगा, जिससे कि वहाँ पे जो केंद्र सरकार है, सेंटर का इलेक्शन है, उसके साथ इलेक्शन हो पाए। तो इससे एक वोलेटिलिटी आ जाएगी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा शशि थरूर जी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये इस पूरे आर्टिकल में, एडिटोरियल में शशि थरूर जी ने इन पॉइंट्स पे अपनी बातें रखी हैं, जो कि मैंने आपको बताया, और ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिए हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। अब चलिए दोस्तों आगे आते हैं। देखिए, वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। ऐसे दो क्वेश्चन जो मतलब जिनका रिलेशन बहुत माइन्यूट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत पूछता है। जैसे कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबलाइजेशन और एजिंग पॉपुलेशन, इनके बीच में इनका कॉज इफेक्ट पूछ दिया था, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजिंग पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये इस तरह के टॉपिक्स के लिए आपको फॉर्डर चाहिए। वो फॉर्डर आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको द हिंदू से ही मिलता है, इसीलिए द हिंदू न्यूज़पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ जो ऑथर है ये कह रहे हैं कि जो वुमेन है, पर्टिकुलरली जो गांव की वुमेन है, रूरल वुमेन है, वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। क्यों प्रभावित है दोस्तों? क्योंकि उनको अपना हाउस होल्ड देखना होता है, और हाउस होल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वो इनके ज़िम्मे होता है, वहाँ घर की वुमेन के ज़िम्मे। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो दोस्तों उससे क्या होगा? उससे फ्लड, ड्रॉट्स, इस तरह की समस्याएं आएंगी। ड्रॉट आएगा तो जो वाटर, जो वेल्स हैं, कुएं हैं, पॉन्ड हैं, तालाब है, यहाँ से वुमेन पानी लेती हैं रूरल एरिया में, वो सूख जाएंगे तो उनको और दूर जाना पड़ेगा। और फ्लड्स आएंगे तो भी एक प्रॉब्लम होगी, वाटर स्कैर्सिटी होगी, जिससे जिनका जो वुमेन के हिस्से होता है, तो इससे भी इन्हें प्रॉब्लम होगा। अगर अनाज कम होगा, मतलब जो क्लाइमेट एक्शन से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी, तो उससे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी होगी, जो वुमेन के ही हिस्से है, जो घर में फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना वुमेन की जिम्मेदारी होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा वुमेन के लिए। न सिर्फ इतना दोस्तों, रूरल एरियाज में वुमेन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करती हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा दोस्तों, तो जो जो काम वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में करती है वो कम होगा। क्यों कम होगा दोस्तों? जैसे मान लीजिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं।
वो हर जगह होता है। आप खुद भी देखते होंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा। कोई ऑफिस वगैरह जा रहा है तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी नहीं लगी है, खासकर सरकारी ऑफिसों में, तो वहाँ एफिशिएंसी घट जाती है, आप काम नहीं कर पाते हैं। फील्ड जॉब है तो भी आप एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही इसी तरीके से जो रूरल वुमेन है वो फील्ड्स में काम करती हैं, और अगर क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी बढ़ती है, या फिर जो वेगरीज ऑफ नेचर है वो पड़ते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा वुमेन ही इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो अब ये जो हमारे ऑथर्स ये कह रहे हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बननी चाहिए, जो भी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो भी पॉलिसी बननी चाहिए, उसमें वुमेन की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर ये रूरल वुमेन की जो उनकी वर्नरेबिलिटीज़ है, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जो तभी संभव है जब उस कमिटीज़ में वुमेन की जो संख्या है ज़्यादा होगी। तो ये बातें दोस्तों इस आर्टिकल के थ्रू कही जा रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए दोस्तों, ये जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं क्लाइमेट चेंज में, मतलब कि मर्दों के, मतलब जो जो मेल हैं उनके लिए अलग इशू है क्लाइमेट चेंज को लेके, वुमेन के लिए अलग इशू है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज पे पॉलिसी बनाएं तो हमको जेंडर को ध्यान में रख के, उनके इश्यूज को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने इस फील्ड में कदम उठाया है, और उन्होंने उनका एक भागीदारी है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में, जिससे कि जो वुमेन है, रूरल वुमेन है, वो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है उसको, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो उसमें वो अपनी भागीदारी निभाती हैं। और इनका ये अप्रोच है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है, जिसका मैंने एक क्रक्स आपको बताया, और इसका जो इसकी समरी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पे हैं। देखिए, आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये इसको बहुत अच्छे से द हिंदू में एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी समरी मैंने यहाँ पे दे दी है। इसके बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो आज इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। सोलर एक्टिविटी और क्लाइमेट, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, इस तरह के टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चूंकि आज के हिंदू में एक्सप्लेन्ड में था, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, वो इंडियन एयरफोर्स की जो वेस्टर्न एयर कमांड है, वो एक एनुअल एक्सरसाइज शुरू की है जिसका नाम है त्रिशूल। तो अब देखिए, त्रिशूल एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ये पहले तो इसके बारे में कुछ हम चीज़ें जान लेते हैं त्रिशूल की एक्सरसाइज के बारे में। ये एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और ये जितने भी हमारे एयर एसेट्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा, और लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC चाइना, मतलब कि जो पूरा हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, पूरा उस पर ये एक्सरसाइज चलेगा। एक डमी एक्सरसाइज होगा, वॉर टाइप सिचुएशन बनाई जाएगी, जिसमें हमारी जो एयरफोर्स है उसकी प्रॉम्प्टनेस को चेक किया जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि हम कैसे जो डुअल वॉर है, डुअल फ्रंट वॉर है, उससे डील करें। साथ साथ दोस्तों इसमें ये भी कहा गया है कि इंटरेस्टिंग बात कही है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी जितनी भी फ्रंटलाइन एसेट्स हैं एयरफोर्स के, जैसे कि फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और फोर्स मल्टीप्लायर्स, ये इन सारियों को यूज़ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें, कि अब हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान से शिफ्ट होके अब वो चाइना की तरफ जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमारे वॉर्स पाकिस्तान से होते थे, हमारी सारी मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती थी, हम जो वेपन इक्विपमेंट्स लेते थे वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए लेते थे। लेकिन अब हम पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम कभी भी पाकिस्तान को किसी भी उसकी मिस एडवेंचर के लिए पनिश कर सकते हैं, ये सबको पता है, ये पाकिस्तान को ही पता है। इसीलिए आप देखते होंगे अब क्रॉस फायरिंग, जो बॉर्डर पे फायरिंग के इंसिडेंट्स होते थे, और थोड़े जो कश्मीर में इनके द्वारा जो ट्रबल फैलाए जा रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट, और मतलब और भी ऐसी कोई इंसिडेंट से पाकिस्तान बच रहा है जिससे इंडियन सेंटिमेंट्स इन्वोक हो जाएं और इंडिया कोई एक्शन लेने पे
मजबूर हो जाए पाकिस्तान में। तो इस तरह की किसी भी चीज़ से अब पाकिस्तान बच रहा है। और इससे ये भी साबित होता है कि पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे और पाकिस्तान ही ऐसा करवाता रहा है। और जब इंडिया ने उसको पनिश किया है उरी अटैक्स के बाद, बालाकोट स्ट्राइक से, तब पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि भैया अब हमारी इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी, अब इंडिया हमें खदेड़ेगा ही नहीं, इंडिया हमें पनिश भी करेगा। देखिए दोस्तों, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कारगिल वॉर जीते थे तो हमने इनको यहाँ से कारगिल वाले एरिया से खदेड़ दिया था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को उसमें पनिश नहीं किया था। लेकिन अब इंडिया जो है पाकिस्तान के किसी मिड एडवेंचर पे उसको पनिश करती है, इस वजह से ये अब एक डिटरेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तान को तो औकात इंडिया ने दिखाई दी है, लेकिन अब दोस्तों चाइना भी हमारी तरफ आंख तरेर रहा है और अब इंडिया का जो फोकस है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है, खासकर गलवान इंसिडेंट के बाद। तो ये सारे जो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं दोस्तों वो चाइना को काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं। और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसको मतलब उसको इस तरह गवर्नमेंट रखना चाह रही है कि एट द मतलब कभी भी कोई भी क्राइसिस हो तो तुरंत क्विक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस वहाँ हो सके बॉर्डर पे और चाइना को हम माकूल जवाब दे सकें। दोस्तों जब गलवान क्राइसिस हुआ था तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही प्रबल भूमिका निभाई थी। और जितने ट्रूप्स थे, बहुत सारे ट्रूप्स का मूवमेंट जो होना था, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही क्विकली और प्रॉम्प्टली सारे ट्रूप्स को जो स्टैंड ऑफ वाले एरिया है वहाँ पे पहुँचाया था। तो इस नज़रिए से भी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईएएफ एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ वॉर कैसे प्रिमिटिव एक्शन लेगा और कैसे ट्रूप्स की मूवमेंट कराएगा। और अगर उसको कोई ऑपरेशन जाके अंजाम देना हो चाइनीज तिब्बतियन टेरिटरी में तो वो कैसे करेगा, ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है। इसको सितंबर 4 से 14 के बीच में किया जा रहा है। इसको टेम्प्रेरी बंद कर दिया गया था ड्यू टू G20 समिट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए दोस्तों एक आर्टिकल निकला है, रेडिकल आइडिया टू सेटल द यूनिवर्स एक्सपेंशन ड्यूरेशन। तो देखिए दोस्तों यूनिवर्स एक्सपेंशन को हम हबल कांस्टेंट के ज़रिए नापते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें आर्टिकल में कहा गया है कि जो करंट तरीका है गैलेक्सी के एक्सपेंशन को नापने का, जैसे कि सुपरनोवा से जो लाइट आती है उससे, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उससे हम हट के कुछ नए तरीके पे जा सकते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एज सच आर्टिकल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कुछ टर्म्स है जैसे हबल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिन तरीके से हबल कांस्टेंट मेजर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ देख लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आप इसका जवाब दे सकें। देखिए सबसे पहले हम हबल कांस्टेंट जान लेते हैं क्या होता है। देखिए ये हबल कांस्टेंट दोस्तों जो करंट एक्सपेंशन रेट है यूनिवर्स का उसको एक्सप्लेन करता है, उसको डिफाइन करता है। अब आप सोच रहे होंगे एक्सपेंशन क्या होता है यूनिवर्स का, काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे। जब बिग बैंग हुआ था तो हमारा जो यूनिवर्स है एक टाइनी पार्टिकल से एक्सप्लोड करके अलग अलग दिशा में फैलने लगा। तो वो जो फैलाव है वो अभी भी जारी है और उसको साइंटिस्ट हबल कांस्टेंट से मेजर करते हैं। तो हबल कांस्टेंट का यूनिट क्या है दोस्तों, इसका है किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। मेगा पारसेक क्या होता है दोस्तों, ये अबाउट 3.9 मिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस होता है इसका, दोस्तों इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो मतलब 3.9 मिलियन लाइट ईयर्स क्या मतलब कि लाइट को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3.9 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो इसीलिए इसको 3.9 मिलियन लाइट ईयर्स कहते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों हबल कांस्टेंट मेजर करने का वो क्या है, सुपरनोवा को ऑब्जर्व करना। सुपरनोवा क्या होता है, मतलब जो स्टार मर रहा होता है तो वो काफ़ी रोशनी उसमें आने लगती है, तो उसके ब्राइटनेस को जो उसकी ब्राइटनेस है और जो उसकी एक्सपेक्टेड ब्राइटनेस होनी चाहिए उसको कंपेयर करते हैं साइंटिस्ट और एक्सपेंशन रेट को मेजर करते हैं। ऐसा क्यों हो दोस्तों, क्योंकि लाइट जब एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से चलती है हमारे पास तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगता है पहुंचने में दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। तो जो स्टार वो अभी साइंटिस्ट देख रहे हैं वो अभी करंट का नहीं देख रहे हैं, जैसे 2023 का वो स्टार नहीं है, वो 1 मिलियन ईयर पहले वो कैसा दिखता था स्टार वो हम आज देखते हैं, क्योंकि लाइट इतने देर से यहाँ पहुँचती है। तो उसी को साइंटिस्ट यूज़ करके जो हमारा यूनिवर्स है उसके एक्सपेंशन का रेट पता करते हैं।
इसी इसी में दोस्तों कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का भी यूज़ करते हैं, जो मतलब अलग अलग माइक्रोवेव्स आती हैं अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी से, उनकी स्टडी करते हैं और उससे पता करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स का यूज़ करते हैं कि जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन अब नया तरीका जो वो ईजाद करना चाह रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। और ये दोस्तों हमारे जो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट निकलता है। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट ट्रैवल कर रहा है और कोई मैसिव ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो लाइट बेंड हो जाता है वहाँ पे, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज रहता है कि लाइट वहाँ बेंड हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और इसी लेंसिंग फिनोमिना से अब साइंटिस्ट जो है वो यूनिवर्स का एक्सपेंशन का जो रेट है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ये कुछ टर्मोलॉजीज थे जो आपको पता होना चाहिए, ये आप हमारे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।